हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये सीडीपी के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 20 तक हमने 20 क्वेश्चन तक करवाया है। अब 21 से स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन हिंड्रेड बाई, समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? तो फंक्शनल फिक्सडनेस, प्रक्रियात्मक स्थिरता। अब इसकी व्याख्या करते हैं। समस्या समाधान की प्रक्रिया प्रक्रियात्मक स्थिरता द्वारा बाधित होती है। प्रक्रियात्मक स्थिरता यह महसूस करने में असमर्थता है कि किसी विशेष उपयोग के लिए जानी जाने वाली चीज़ का उपयोग अन्य कार्यों को करने के लिए किया जा सकता है। जब किसी को नई समस्या का सामना करना पड़ता है तो प्रक्रियात्मक स्थिरता नए तरीकों से पुराने उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है। एजर्शन है टीचर्स हु बिलीव, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन, टीचर्स हु बिलीव दैट एबिलिटी is not fixed and can be changed by putting in efforts are likely to motivate students to improve their performance at schools। तो अभिकथन है, जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटिवेशन इज लिंक्ड टू बिलीव्स टीचर हैव अबाउट द एबिलिटीज ऑफ ए स्टूडेंट। तर्क है यार, अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। तो जैसे कि यहाँ कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसकी चलिए हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। उपयुक्त कथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं एवं आर सही व्याख्या है ए की। अर्थात जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को सिखाने के लिए निरंतर क्रियाशील रखती है। इसका कार्य शिक्षार्थी को क्रिया विशेष करने की ओर धकेलना ही नहीं होता, अपितु यह उसमें एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती है कि वह निरंतर क्रियाशील रहता है। अभिप्रेरणा द्वारा शिक्षार्थी अपनी मानसिक योग्यताओं से वहीं अधिक उपलब्धि प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following statements does not support a belief in socio-construct visit perspective of learning? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं? तो हमारा ऑप्शन होगा डी, असेसमेंट शुड बी अंडरटेकन ओनली एट द एंड ऑफ टीचिंग। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए, यह कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है। सामाजिक रचनात्मक सीखने की सहयोगी प्रकृति पर ध्यान केंद्रित होता है। ज्ञान का विकास इस बात से होता है कि लोग एक दूसरे के साथ, उनकी संस्कृति और समाज के साथ कैसे बातचीत करते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने विषय को कितना जानता है, वह कितना प्रभावशीलता के साथ शिक्षण कार्य कर रहा है, इसका भी ज्ञान होता है। इसीलिए मूल्यांकन की प्रक्रिया को बीच बीच में करना चाहिए ताकि विद्यार्थी और शिक्षक की स्थिति से अवगत हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion टू इंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग स्टूडेंट शुड बी एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस
knowledge in the exact same ways as it is received। अभिकथन ए, अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वो ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्थित करें जैसे उन्होंने उसे ग्रहित किया है। ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन आर लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ पैसिव रिसेप्शन पैसिव रिसेप्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज बाय चिल्ड्रेन। अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। तो दोनों ही ऑप्शन आर भी हमारे ऑप्शन ये भी कथन गलत है हमारा। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त कथन ए तथा तर्कार दोनों गलत हैं। अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्थित करें जैसे उन्होंने उसे गृहीत किया है, क्योंकि बच्चे जो चीज़ सीखते हैं वह अपने वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं, वह हूबहू किसी चीज़ को गृहीत नहीं करते हैं। अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को सक्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। अधिगम जीवन की एक मूलभूत प्रक्रिया है जिसके बिना जीवन में प्रगति संभव नहीं है, इसलिए यह निष्क्रिय क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारू स्टडीज ओनली टू गेट पासिंग मार्क्स। चारू स्टडीज ओनली टू गेट पासिंग मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट and has no interest in any of the subject she is। चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। तो चारू ऑप्शन हमारा डी सही होगा। फेलियर एवॉइडिंग लर्नर, असफलता परिहार विद्यार्थी है। इसकी व्याख्या समझते हैं। चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। चारू एक असफलता परिहार विद्यार्थी है। इसमें चारू केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है क्योंकि वह असफल नहीं होना चाहती है, इसलिए बिना अभिरुचि के वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है, तो मीनिंगलेस रिएक्शन, अर्थहीन अनुवाचन। इसकी व्याख्या करते हैं। अर्थहीन अनुवाचन मीनिंगलेस रिएक्शन कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है। अधिगम शिक्षण का मूल आधार है। शिक्षा की समस्त प्रक्रिया इसी पर निर्भर करती है। यह अधिगम व्यक्ति के जीवन के अंत तक चलती रहती है। व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होता है तथा वह उस अधिगम को अपने भविष्य में उपयोग करने में सक्षम होता है। इसलिए अर्थहीन अनुवाचन का अधिगम प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In a middle school classroom, emphasis should be on creating an environment of। मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। हमारा ऑप्शन होगा ए सही, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। तो सहयोगात्मक और कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन होता है सहयोगात्मक और सकारात्मक। इसकी हम व्याख्या करते हैं। मध्य विद्यालय की कक्षा में सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। कक्षा और वातावरण अधिगम और अवधारणा के प्रति छात्र की रुचि और जिज्ञासा को तय करता है। कक्षा का वातावरण उच्च छात्र सहभागिता और भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने वाला होना चाहिए। सहभागी एवं सहयोगी होना चाहिए। छात्रों को अन्वेषण करने और सीखने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त की जानी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेम्पोररी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन सच ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 to 2020 प्रपोज दैट लर्निंग शुड बी। नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है? हमारा ऑप्शन होगा बी सही, एक्सपेरिएंटियल, अनुभवात्मक। तो इसकी व्याख्या करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के अनुभवात्मक एक्सपेरिएंटियल शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। अनुभवात्मक शिक्षा का अर्थ अनुभव से सीखना या करके सीखना। अनुभवात्मक शिक्षा पहले शिक्षार्थियों को एक अनुभव में डुबोती है और फिर नए कौशल, नए दृष्टिकोण या सोचने के नए तरीकों को विकसित करने के अनुभव के बारे में प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What should be the sequence of introduction of new concept of children? बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन होगा डी फैमिलियर टू अनफैमिलियर, अपरिचित से परिचित। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम अपरिचित से परिचित होना चाहिए। जब बच्चों को किसी विषय में के बारे में शिक्षक पढ़ाना शुरू करता है तो वह सबसे पहले उनके पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान के साथ जोड़ता है। इस समय बच्चा उस विषय के बारे में नहीं जानता, वह केवल अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर उत्तर देता है। तब शिक्षक उनसे उस ज्ञान के बारे में परिचित करता है। इसलिए जब बच्चों को नई अवधारणा से अवगत कराया जाता है तो उसका क्रम अपरिचित से परिचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंगफुल learning of a student at school is negatively influenced by dash and पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाई डैश। विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम डैश से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और डैश से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ऑप्शन सही होगा एक्सक्लूशनरी प्रैक्टिस लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम। तो विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम बहिष्करण प्रथाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। जब अर्थपूर्ण अधिगम होता है तो यह हमारी संपूर्ण संज्ञानात्मक संरचना के भीतर परिवर्तनों की एक श्रृंखला उत्पन्न करता है, मौजूदा अवधारणाओं को संशोधित करता है और अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।